अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. This is Sanmari and today our discussion is calcium. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में तो कवर किया ही होगा. हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेलिंग जाके करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको कंसेप्चुलाइज हो सकें. बेसिकली कैल्शियम के अंदर क्या है कि मोस्ट अबंडेंट मेजर मिनरल वो होते हैं जो कि हमारे ज़्यादा रिक्वायरमेंट में होते हैं बॉडी की, ठीक है. और इनमें ये है कि मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट का मतलब है कि जो वाइडली अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है. वाइट मेलिएबल मेलिएबल का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके. लाइक आयरन है, आयरन की शीटें आपने देखी हैं. शीटें आयरन की मतलब जिस तरह लोहे के दरवाजे आपने देखे होंगे, वो ब्रीक सी शीट होती है लोहे की. तो लोहा जो है वो मेलिएबल है, ठीक है. तो ये कैल्शियम भी क्या है? मेलिएबल है. मेटेलिक एलिमेंट है क्योंकि ये कैल्शियम इज अ मेटल. एंड मेलिएबल मीन कैन बी शेप्ड इनटू शीट्स. यूज बेसिकली इसका क्या है? यूज इसके डिफरेंट है. बेसिकली आई एम इन हॉस्टल, तो यू कैन जस्ट प्लीज एडजस्ट आवर वॉइस बैकग्राउंड. यूजेस इसके नर्वस सिस्टम में है, मसल्स में है, हार्ट में एंड बोन में है. बोन में जो भी इसका यूज है, यू ऑल नो दैट, ठीक है. जो भी इसका 100% यूज है, लाइक आपको पता है कि बोन की मिनरलाइजेशन के अंदर बोन जो बनी ही कैल्शियम से होती है. रेदर देन दिस, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो अदर हैं, लाइक नर्वस सिस्टम, मसल, हार्ट. जो नर्वस सिस्टम है उनमें यू ऑल नो कि न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स ट्रांसफर करती हैं. और नर्व्स जो हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए ट्रांसफर करते हैं, ठीक है. एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक करंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है. तो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में कैल्शियम का रोल होता है. पार्ट वन. देन वी हैव मसल. मसल्स के अंदर भी सेम. मसल आपको पता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है. एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. फॉर दिस ओवरलैपिंग कैल्शियम इज नीडेड, ठीक है. तो ये जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल है इसमें हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है. और हार्ट हार्ट इज द मसल इटसेल्फ. तो हार्ट के अंदर भी जो एक उसकी जो कंट्रैक्शन होनी है उसके अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है. सोर्सेज यू ऑल नो अबाउट दीज सोर्सेज, तो मैं इसको दोबारा से रिट्रीट नहीं करूंगा. यू ऑल नो अबाउट इट. डिफरेंट सोर्सेज हैं जो भी हैं, आप रीड करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा. हम चलते हैं एग्जिस्टेंस पे. 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट जो आपकी पूरी बॉडी है उसमें से 1.5 से 2% कैल्शियम होता है, ठीक है. एंड 39% टोटल बॉडी मिनरल्स. और अगर आपकी बॉडी के सिर्फ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम है आपकी बॉडी में, जिंक है, आयरन है, डिफरेंट मिनरल्स हैं, उनमें 39%, लाइक इट्स मेजर शेयर. 40% सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर क्या है? 39% यानी कि कैल्शियम ही है. तो इसी वजह से कहते हैं मोस्ट अबंडेंट मेजर मिनरल. 99% ऑफ दिस कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ. 1% जो है वो आपका ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में के अंदर है, ठीक है. 99% बोन्स में है, बाकी 1% जो ब्लड में है वही आगे नर्व्स वाला काम भी वही कर रहा है. जो हार्ट में हार्ट की जो कंस्ट्रक्शन होनी है उसमें भी वही कैल्शियम काम कर रहा है. इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? सेल के बाहर वाला जितना भी फ्लूइड है उसमें ब्लड भी आ जाता है, और उसके अलावा बाकी जो भी फ्लूइड्स हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है. तो ये सारे के सारे फ्लूइड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आते हैं. इन सारों में मिला के ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जितना भी है इनमें 1% जो है वो आपका कैल्शियम होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड आउटसाइड द सेल, इट्स 60% ऑफ टोटल बॉडी फेट. यानी कि ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये बॉडी का 60% होता है. और उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कितना पाया जाता है? 1%. इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वो होते हैं जो कि ब्लड के अंदर या ब्लड सेल्स के अंदर बेसिकली आना है. ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, और ये मेड अप ऑफ वाटर डिजोल्व आयन, यानी कि उस पानी का बना होता है जिसमें आयन्स डिजोल्व होते हैं. लाइक आप एक पानी में नमक डिजोल्व कर दो तो नमकीन पानी टाइप जो चीज है वो सेल के अंदर मौजूद होती है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन सेल, इट हेल्प इन ग्लूकोज लेवल टेस्टिंग टू. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक वाइडर टर्म होगी, ठीक है, एक वाइड टर्म होगी, ठीक है. अब उसमें से अगर आप देखते हो कि सेल्स के दरमियान जो उस बड़ी टर्म में सेल के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है दैट इज टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और जो हम ये जगह के ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्टिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है. DRI बेसिकली स्टैंड्स फॉर डाइटरी रिकमेंडेड इनटेक. यानी कि एक डिफरेंट एज के पर्सन को डिफरेंटली कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट. ये सारी याद करने वाली नहीं है. इनमें ज्यादातर अडल्ट की एक जनरल रूल 1000 से 1200 mg वाला जो है ना वो यूजुअली पूछा जाता है. देखो, अडल्ट 19 साल से लेके 50 साल तक के जो अडल्ट हैं उनमें
1000 mg है। 51 से 70 तक 1000 मेल में, 1200 फीमेल में। फीमेल में ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑल नो कि 40 साल या 45 साल के बाद फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब टू कंपनसेट दिस ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क, या वो जो एक, क्योंकि कैल्शियम के उनके अंदर, शी हैज फीडेड हर बेबी, और उसमें दौरान भी मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उस इस वजह से उनकी आफ्टर 40 जो है वो, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल फेज कहते हैं, उसके अंदर जब आप उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को चेक करते हो, तो यू सी दैट कि उसके अंदर फीमेल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। टू कंपनसेट दैट लॉस, और दैट वो जो एक ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए चीजें जो है वो कैल्शियम जो है उनके अंदर कमी आती है। ठीक है, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में भी 1000 mg है। तो अगर आपको 1000 1200 याद है, तो आप दो कैटेगरीज बना लेते हो कि भाई अडल्ट 19 साल से 50 साल तक, उसके अलावा 51 से 70 तक के मेल, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, सारों के लिए 1000 है। 70 से ऊपर वाले उनके लिए 1200 है, और जो फीमेल्स हैं 51, 50 से ऊपर वाली फीमेल्स और 70 से ऊपर वाले मेल्स, इन सारों के लिए 1200 mg है। अदर्स के लिए 1000 mg है। तो इस तरह आपको ये याद रह जाएगा, बच्चों का यूजुअली पूछा नहीं जाता, आप अपने कंसर्न के तौर पे थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बाद एब्जॉर्प्शन आता है, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे स्लाइड नीचे का। अच्छा, जो नेक्स्ट है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली जब आप कैल्शियम इनटेक करते हो, तो नॉट ऑल दैट इज एब्जॉर्ब। अगर आपने 1000 mg खा लिया है, तो इट डजेंट मीन कि आपकी बॉडी में 1000 का 1000 ही ब्लड में चला गया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज अ फेज जिसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, हाईएस्ट फ्रॉम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो आपको पता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होती है, और उसकी पीएच ऑलमोस्ट 7 से नीचे नीचे होती है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप एसिडिक कह सकते हो, स्लाइटली एसिडिक, या लाइट एसिडिक, या नियर टू न्यूट्रल। ठीक है, उस स्लाइटली एसिडिक पीएच के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। इसी वजह से जो विटामिन सी है दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि विटामिन सी भी काइंड ऑफ पीएच को जो है वो डाउन रखता है। स्लोअर इन नेक्स्ट पार्ट, और आगे जो है क्योंकि अल्कलाइन मीडियम हो जाता है, आपको पता है ड्यूडिनम के फौरन बाद वहां पे जो है वो बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं। वो क्यों रिलीज होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट होते हैं वहां पे होनी होती है डाइजेशन, इंजाइमेटिक डाइजेशन। तो उनको अब इंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। सारे इंजाइम एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते, इसलिए उस पीएच को जो है वो बढ़ाया जाता है। अब उस पीएच को अगर बढ़ा दिया जाए, तो बड़ी हुई पीएच में कैल्शियम जो है वो सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। क्लियर है? तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट जो है, ये ज्यादातर एसिडिक इन्वायरमेंट, क्योंकि स्टमक में एसिड रिलीज होता है HCl, तो वहां से और उससे आगे थोड़ा सा पोर्शन जो ड्यूडिनम का है, वहां क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहां ये चीजें एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैल्शियम। और जितना हम इनटेक करते हैं उसका 30% एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जितना हम इनटेक करते हैं उसका 30% एब्जॉर्ब होता है। अब जो ऊपर वाले 1000 mg लिखा गया है ना, वो बेसिकली इस फैक्टर को कंसीडर करके ही लिखा जाता है, कि अगर आप 1000 खाते हैं, तो आपकी बॉडी में इतना एब्जॉर्ब होता है जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट इसके अंदर मैकेनिज्म है दो, जिसके जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो है ना कैल्शियम जिन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एब्जॉर्ब होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन आपको पता है कि एनर्जी इस्तेमाल करती है, ATP का इस्तेमाल करती है। इन्वॉल्व एनर्जी एंड कैल्शियम पंप, एक कैल्शियम पंप है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि एनर्जी को यूज करते हुए कैल्शियम को ट्रांसफर करेगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ल्यूमन कहते हैं, जैसे आपने पाइप देखा है ना पानी वाला, उसकी जो अंदर वाली साइड होती है उसको ल्यूमन कहते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड को ल्यूमन कहते हैं। वहां से वो क्या करेगा, कैल्शियम को उठाएगा और लेके जाएगा विद इन द ब्लड। इट वर्क्स वेयर कैल्शियम लेवल इज लो एज इन jejunum. इट इज कंट्रोल्ड बाय 125OH2D3। बेसिकली वो इंटेस्टाइन पोर्शन जहाँ पे आपको पता है बॉडी के अंदर ब्लड का कैल्शियम लेवल डेफिनेटली आपकी डाइट से ज्यादा है। ठीक है, वो ड्यूडिनम एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मतलब आपने पहले तो कैल्शियम इनटेक किया, ड्यूडिनम पे आपकी उस डाइट का कैल्शियम इनफ था कि वो पैसिवली डिफ्यूज होके, मतलब पैसिवली बगैर एनर्जी के हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट, ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में ट्रांसफर हो जाए। तो ड्यूडिनम में तो ये हो गया, अब थोड़ा सा कैल्शियम बच गया जो कि यहाँ पे absorb नहीं हुआ, वो आगे चला गया जूजिनम में।
ज्यूजिनम में जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी? क्योंकि जो जिस तरफ उसने जाना है वहां ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा है। ठीक है। तो अब इंटेस्टाइन के अंदर से उसने पीछे ब्लड में जाना है, ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा है, इसलिए अब पंप चाहिए जो कि उठा उठा के कैल्शियम धक्के से जो है वो ब्लड की तरफ फेंकेगा। तो इस स्टेज में ये है कि जो है ना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। और जो हम कहते हैं कि विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पे आता है कि, सॉरी, जो मैंने ऊपर विटामिन सी वाली बात की थी, आई थिंक वो मुझे रिकन्फर्म करनी पड़ेगी। मैं रिकन्फर्म करके आपको बताऊंगा। आई थिंक सो कि वो नेसेसरी होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बट आई विल रिकन्फर्म दैट। विटामिन डी इज नेसेसरी, ये तो 100% चांसेस है। अच्छा, 100 इसके अंदर क्या है कि विटामिन डी जो है वो बेसिकली, आप कहते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है कैल्शियम की, वो इस पॉइंट पे कर रहा है जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। कैल्सिट्रोल इज एक्टिवेटेड विटामिन डी दैट वर्क इन लो कैल्शियम एंड लीड टू कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट। तो कैल्सिट्रोल एक बेसिकली विटामिन डी की फॉर्म है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है, और वो हेल्प करती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बाय उसकी जो प्रोटीन है और जो उसके ट्रांसपोर्टर है उनको एक्टिवेट करके। दूसरी जो है वो सिंपली पैसिव डिफ्यूजन है अलोंग द कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, और ये वहां पे होगी जहां पे मतलब इसमें इसको एब्जॉर्ब होने के लिए कैल्सिट्रॉल की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सिंपली हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। डिफरेंट फैक्टर एब्जॉर्प्शन को जो है वो अफेक्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास पहला है विटामिन डी। तो आपको यू नो दैट किसका मेजर रोल है विटामिन डी का? ये देखो ना, ये कैल्सिट्रोल, विटामिन डी जो है वो बेसिकली कैल्शियम के जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ना, जो ऐसी प्रोटीन जो कैल्शियम को बाइंड करके पकड़ के ब्लड में लेके जाएंगी, और ऐसे ट्रांसपोर्टर जो कैल्शियम को वहां से पकड़ के ब्लड में लेके जाएंगे, उनको एक्टिवेट करने में विटामिन डी रोल प्ले करता है। ठीक है। तो कैल्शियम वहां पे उस एरिया में जहाँ कैल्शियम ने एक्टिवली एब्जॉर्ब होना है, मतलब वहां लो से हायर ग्रेडियंट की तरफ जाना है, वहां विटामिन डी की जरूरत है। तो विटामिन डी वहां पे ट्रांसपोर्टर्स को देखो, टंकी से पानी नीचे आना है तो बगैर किसी मोटर के आता है, तो नो पंप इज नीडेड इन दैट। ठीक है। वो तो सिंपली हो गया सिंपल डिफ्यूजन, जो सेकंड स्टेज है पैसिव डिफ्यूजन। जो पहले वाले जो मैं कह रहा हूँ एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो बेसिकली होती है कि नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना। ठीक है। जिसमें एक पंप काम करता है। ठीक है। तो वो जो पंप है दैट इज कैल्शियम पंप, और उसके अलावा बहुत सारे आपको ट्रांसपोर्टर चाहिए, ऐसी कोई चीज जो कि कैल्शियम को वहां से लोअर ग्रेडियंट से उठा के हायर ग्रेडियंट की तरफ ले जाए। ठीक है। तो इस चीज में जो है वो विटामिन डी अपना रोल प्ले करता है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जिनमें विटामिन डी है। वी नो दैट पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। विटामिन डी हमने पढ़ लिया जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इट बेसिकली टेक द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। ठीक है। यानी ब्लड का कैल्शियम लेवल अगर कम होता है तो इसने हड्डियों से निकाल के खून का पूरा कर देना है, बिकॉज ब्लड इज सेल्फिश। ब्लड अपनी कंसंट्रेशन को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हर बॉडी पार्ट के पास ब्लड नहीं जाना है, अगर ब्लड में कोई खराबी हुई तो हर बॉडी पार्ट में खराबी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए ब्लड की पहली कोशिश ये होती है कि वो अपने अपनी कंसंट्रेशन को क्या करे, मेंटेन रखे। तो वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इट सिंपली टेक द कैल्शियम फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, और वहां से मतलब दैट बोन्स, और वहां से फिर अपने ब्लड को पूरा करते हैं। इसके अल्टरनेटिव एक और हार्मोन होता है कैल्सिट्रोल, कैल्सिटोनिन, सॉरी, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि अगर ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो वो उठा के फेंकता है उसको बोन्स की तरफ। ठीक है। बोन्स को नहीं देखा जाएगा, ब्लड को देखा जाएगा। अगर ब्लड में कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन काम करेगा, कैल्शियम को बोन से निकाल के इधर ले आएगा, और अगर ज्यादा है तो ये वहां से इस तरफ ले जाएगा। अब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन काम कर रहा है और उसने ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन रख दिया, डेफिनेटली अगर अंदर रिजर्व पूरे हैं कैल्शियम के, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। जितना जो ग्रेडियंट कम होता है, जितना फर्क कम होता है, उतनी फ्लो स्पीड कम हो जाती है, फ्लो। ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर पैराथायरॉयड हार्मोन प्रॉपरली काम कर रहा है और वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रख के बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन जो है वो वेरी करेगी। एसिडिटी हुई जस्ट स्टडीड के जितना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, कैल्शियम उतना अच्छा एब्जॉर्ब होता है। हाई प्रोटीन डाइट जब आप खाते हो तो उसके साथ भी कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बेहतर, क्योंकि वो भी एक एसिडिक एनवायरनमेंट बिल्टअप करने में हेल्पफुल होती है। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, अब सिट्रिक एसिड को हम जो है वो ऑरेंजेस और इस तरह की चीजों से लेते हैं।
तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट बिट कंफ्यूज अबाउट विटामिन सी। हम उसको कंफर्म भी कर लेंगे, लेकिन सिट्रिक एसिड वगैरह भी क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इट आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। whilst we have some inhibiting factors जो कि एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, इनमें हमारे पास फाइटिक एसिड है, ऑक्सलेट है, फाइबर है। ये तीनों क्या है, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, कॉम्प्लेक्स मतलब पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं होने देना, एब्जॉर्ब नहीं जब होने देना तो कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा, फीसिस के थ्रू या स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है। तो अगर आप ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसके अंदर फाइबर है, ठीक है, फाइटिक एसिड है, फाइटिक एसिड यूजुअली किसमें मिलता है, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, जो फाइबर वाली चीजें होती हैं ना, जिसमें छिलका वाली जो भी है, जो कि हम अच्छा समझते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप अलग बैलेंस रख के, स्पेस रख के चीजें खाएं। दूध और रोटी, ये चाय और रोटी कॉम्बिनेशन नहीं बनाएं। ठीक है। अलग अलग, भी फरमाते, हजूर भी 2 सालों से मना करते थे, 2 सालों में दो चीजें नहीं मिक्स करते, अलग अलग खाते होते थे। ठीक है। तो अगर आप कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं तो अवॉइड करें किसी भी किस्म के सीरियल ग्रेन्स वगैरह की चीजों को जिनमें हाई फाइबर है, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, कम कर देंगे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। अच्छा, दूसरा है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है कि कोई भी ऐसी डिजीज, कोई भी ऐसा इशू जिसके अंदर बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो खराब हो जाती है। कोई डिसऑर्डर, सीलिएक डिजीज आ गई, वैसे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आ गया, डायरिया हो गया, ठीक है, उन सारी कंडीशंस के अंदर भी ये क्या होता है कि ये जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। ठीक है। हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट इन डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर मैग्नीशियम या फॉस्फेट का हाई लेवल है तो ये compete करते हैं टू गेट एब्जॉर्ब, क्योंकि रिसेप्टर तो वही थोड़े से ही है ना। तो उधर अगर कैल्शियम भी उस डाइट के अंदर है, मैग्नीशियम भी उसी डाइट के अंदर है, फॉस्फोरस भी उसी डाइट के अंदर है, तो कंपटीशन हो जाएगा। फिर कुछ मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सारी चीजें जो है प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो। कंपेरेटिवली जब आप देखोगे तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। तो दीज आर द फैक्टर दैट आर लाइक समहाउ अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। मेरा एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मैं आपको बता चुका हूँ, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम बना देगा वहां पे। और फाइटिक एसिड अगर खाया जाए तो वो भी बाइंड कर लेता है उन मिनरल्स के साथ, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इन लो विटामिन डी लेवल द बॉडी एब्जॉर्ब ओनली 10 to 15% डाइटरी कैल्शियम, इन नॉर्मल विटामिन डी 30 to 40% absorbed. As I told you earlier, 30% of ingested calcium is absorbed. अब ये भी 30% तब होता है जब विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है। ठीक है। अगर ये 30%, अगर विटामिन डी का लेवल नॉर्मल नहीं है तो ये 30% रिड्यूस होके 15 to 20% तक चला जाता है। ठीक है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एज अ स्टोरी कि जब मैं बच्चा था, लाइक 1 मंथ, हम हाउ 1 मंथ 2 मंथ का, तो मुझे जो है वो कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी थी। ठीक है। तो मुझे कैल्शियम लगता था मेरे स्टूल्स में से पास आउट हो जाता था, मतलब पूरी पूरी बॉटल्स लगती थी मेरे। कभी माथे पे देखिएगा, पूरी एक नाड़ नजर आएगी जहाँ ड्रिप्स लगती रही हैं, मेरे माथे पे ड्रिप्स लगती रही हैं कैल्शियम की। ठीक है। वो पूरा का पूरा एज इट इज एक्सक्रीट आउट हो जाता था बॉडी। तो जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिखाया, दे जस्ट पुट इन इंजेक्शन ऑफ विटामिन डी, एक इंजेक्शन विटामिन डी का मुझे लगा, और उसके बाद मेरा सारा कैल्शियम एक्यूरेटली एब्जॉर्ब हुआ, और साथ ही मेरे जो जितने भी कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, दे ऑल गॉट रिजॉल्व। ठीक है। तो ये समहाउ इतना बेसिक कॉज कोई और होता है, और उसकी डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से 2 3 माह मुझे जो है वो कैल्शियम की बॉटल्स लगती रही। ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे ये हमें कंफर्म होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन पे। बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम अभी हम अब्जॉर्ब हो गया, बॉडी के अंदर आ गया, अब बॉडी के अंदर उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। ब्लड में तो कैल्शियम आ गया, आगे उसके साथ क्या होना है, आगे उसकी होती है रेगुलेशन। बेसिकली 3 मेन ऑर्गन है जो कि रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम को अफेक्ट करते हैं, बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। 3 मेन हार्मोन्स हैं, कैल्सिट्रोल, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिट्रोल क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी मेड इन किडनी, इट इज आल्सो नोन एज 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। द 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल जो एक विटामिन डी की D3 के फॉर्म है, ये कहाँ बन रही है, किडनी के अंदर एक्टिवेट हो रही है। बेसिकली क्या होता है, जो आप कहते हो ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखो, मैं कितने सारे आपको करवा रहा हूँ, नोट करो। ठीक है। तो विटामिन D3 इज बेसिकली फॉर्म्ड, जो आप कहते हो ना सूरज से विटामिन डी मिलता है, तो इट इज नॉट दैट एक्चुअल केस। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है विटामिन D3 की, जो कि यूवी लाइट को देखते हुए एक्टिवेट होती है। ठीक है। वो फिर लिवर में जाती है, लिवर से आगे किडनी में जाती है, और किडनी उस फॉर्म को एक्टिवेट करता है, फाइनल एक्टिवेशन उसकी किडनी करती है। वो जो फॉर्म बनती है उस फॉर्म को कहते हैं कैल्सिट्रोल।
जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, ये आगे फर्दर जो है वो हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरह एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है। तो किडनी जो है वो इस तरह, किडनी एंड इंटेस्टाइन जो है वो दोनों इस तरह इन्वॉल्व हैं। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पैराथायरॉयड ग्लैंड से आता है और ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड कैल्सिटोनिन, जो कि एक 32 अमीनो एसिड का पेप्टाइड हार्मोन है, वो पैराफोलिकुलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होगा। जैसे ही कैल्शियम लेवल लो होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा, किसका लेवल लो होगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल लो होगा। उससे जो है बोन्स से जो इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो ये है। यार मैं ट्रांसफर करने गया था। यार इधर वाली ना बंद कर देना। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बता रहा था कि बेसिकली जो डिफरेंट हमारी चीजें अब जो मैं आपको बता रहा था, बेसिकली कैल्शियम किस तरह आगे फर्दर उसका रोल है। तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बोन से उसको लेगा कैल्शियम को और यहाँ पे देगा। उसके अलावा एक्टिवेट कर देगा विटामिन डी को, ताकि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। और रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो 95% कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब 60% ऑफ इट्स बाय पैसिव मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि ब्लड का लेवल लो है, तो जो कैल्शियम यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना था, वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म आप एफएससी में मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हो, तो वो हो जाएगा रीअब्सॉर्ब। अब जब ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि मतलब बॉडी का कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। वो कहते हैं 65% पैसिव एब्जॉर्प्शन से होगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है? हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम ऑलरेडी लो है, तो किडनी उसको प्रिजर्व कर रही है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है ब्लड के अंदर। ठीक है। और दूसरा, बोन्स से लिया जा रहा है कैल्शियम को टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर कैल्शियम लेवल, ब्लड का कैल्शियम लेवल हाई है, तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बोन्स की तरफ कैल्शियम को भेज देगा, ताकि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है इट कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है। आगे हमारे पास कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस हैं। डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, यू ऑल नो अबाउट इट। मसल कंट्रैक्शन, कैल्शियम इंटरैक्ट विद प्रोपोनिन सी टू ट्रिगर मसल कंट्रैक्शन बाय एक्टिवेटिंग एटीपेज एंड इंक्रीजिंग एक्शन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। आई टोल्ड यू कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मसल जो है वो कंट्रैक्ट करके छोटा हो जाता है। फिर जब कैल्शियम मतलब कैल्शियम आता है, ये दोनों स्लाइड करते हैं, मसल छोटा हो जाता है। फिर कैल्शियम वापस अपनी जगह पे वहां से वापस हो जाता है, पीछे को होता है। तो ये दोनों अपनी जगह, मतलब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और ये रिलीज हो जाता है, मसल रिलैक्स कर जाता है। दिस इज जो है जिसको हम कहते हैं कि एक्टिन और मायोसिन का इकट्ठा होना और उसके बाद जब आगे फर्दर रिलीज हो जाना। ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम इंटरेक्ट करता है ट्रोपोनिन सी के साथ टू ट्रिगर मसल कंट्रैक्शन। अब मसल कंट्रैक्शन को ट्रिगर करेगा एटीपीएज को। एटीपीएज एनर्जी, एटीपीएज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम, वो रोल प्ले करेगा। मायोसिन एक्टिन एक दूसरे के ऊपर इनका एक्शन बढ़ जाएगा। ट्रोपोनिन सी इज a specialized calcium binding protein that function as a calcium sensor in the skeletal and cardiac muscle. आई टोल्ड यू ऊपर कि इसका जो रोल है वो बोन्स के अंदर, सॉरी मसल्स के अंदर भी है, हार्ट के अंदर भी है, दोनों के अंदर, क्योंकि मसल्स हैं। तो दोनों के मसल्स के अंदर ये जो है ना इनिशिएट करवाता है उसकी कंट्रैक्शन। कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन क्या है? बेसिकली ट्रोपोनिन इज मतलब प्रोटीन होती है जो कि मसल के अंदर एक सेंसर के तौर पर काम करती है। कैल्शियम इसके ऊपर बाइंड करता है और फिर ये फर्दर आगे फर्दर एक्शन करती है। ठीक है। एक ट्रोपोनिन होती है और दूसरी ट्रोपोमायोसिन होती है। ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्सपोजिंग द एक्टिंग साइट दैट मायोसिन विल अटैच फॉर मसल कंट्रैक्शन। लगी हमें थोड़ी सी ट्रोपोनिन, कैल्शियम। अब दो एक चीज समझो, जो मायोसिन है ना, वो उसके ऊपर दो कवर हैं। ठीक है, दो हैंडल्स हैं, समझ लें। एक, ये दो उंगलियां उसकी बाहर इस तरह उसने निकाली हुई हैं। एक पे आके कैल्शियम बाइंड कर देगा, और दूसरी उंगली जो है उसने बेसिकली एक एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है। एक उंगली इस तरह खड़ी है, दूसरी ने क्या किया हुआ है, एक्टिव साइट को कवर किया हुआ है।
जैसे ही अब जो जो खड़ी उंगली है इसका नाम है ट्रोपोनिन, और जो जिसने कवर किया हुआ है उंगली ने उस जगह को, उस स्पेसिफिक साइट को जहां से जहां एक्टिन आके जुड़ेगी, ठीक है, उसको वो उंगली जो है वो हमारी ट्रोपोमायोसिन है। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, तो उसके साथ जो है ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी जगह से हट जाएगी, जिसकी वजह से मायोसिन के ऊपर वो एक साइट, वो एक जगह जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्टिन इस जगह को देखेगा, उस पर आके अटैच कर देगा। जैसे ही वो अटैच करेगा, मसल कंट्रैक्ट कर गया, ठीक है। जब कैल्शियम वहां से वापस जाएगा, ट्रोपोनिन के अंदर दोबारा से स्ट्रक्चरल चेंज आएगी, मतलब चेंज आएगी स्ट्रक्चर कि कैल्शियम चला गया। तो जो ट्रोपोमाइसिन है वो दोबारा उस जगह को कवर कर लेगा जहाँ पे एक्टिन बाइंडेड था, जिसकी वजह से एक्टिन उस जगह को छोड़ देगा और मसल क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। देन वी हैव रोल इन ब्लड कोagulation। ये बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन उसको स्टिमुलेट करता है, रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट दैट कॉज क्लॉटिंग, एक्ट एज को फैक्टर इन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन। आपको आपने अगर कैस्केड साइकिल पढ़ा हो, ब्लड कैस्केड साइकिल, जिसमें ब्लड के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि काम करती हैं, उनमें एक प्रोटीन है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और थ्रोम्बिन है जिसने आगे फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है। और फिब्रिन वो चीज है जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। ये जो मैश बनता है ना, जिसको खरींट कहते हैं, वो बेसिकली एक फिब्रिन का होता है। और फिब्रिन कैसे बनता है, फिब्रिनोजिन से। ये कन्वर्जन करवाता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन करवाता है। और थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करवाता है, कैल्शियम। नर्व इम्पल्स मैंने आपको बता दिया, गेटेड चैनल कैल्शियम और सोडियम के उस कंट्रोल करता है। इन वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, लाइक कैलमोडुलिन, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी मैसेंजर प्रोटीन दैट बाइंड फॉर कैल्शियम। उसके अलावा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फॉर्म फ्रॉम न्यूरॉन्स। बेसिकली ये डिफरेंट सिग्नल पाथवे जो आपके नर्व ट्रांसफर हैं, जो न्यूरॉन ट्रांसफर हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उसके अंदर रोल प्ले करता है। और डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के जो मसल कंट्रैक्शन है, उसके अंदर भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। फर्टिलाइजेशन में रोल समहाउ इस तरह भी प्ले करता है कि एक तो जो उस वहाँ की जो मस्कुलर मूवमेंट है, जो यूटेराइन मस्कुलर मूवमेंट है, यूटेरस की जो मस्कुलर मूवमेंट है, उसके अंदर भी डेफिनेटली कैल्शियम चाहिए होगा, ठीक है। तो वो मस्कुलर मूवमेंट टेक करेगी स्पर्म को फ्रॉम दैट पोजीशन टू द एग, ठीक है। तो वहां पे भी इसका रोल होता है। अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी के ऊपर। डेफिशिएंसी के ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी हुई हैं, कवर की हुई हैं। ऑस्टियोमलेशिया आपको पता है, बोन सॉफ्टनिंग होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि बोन्स पोरस हो जाती हैं। डेफिनेटली कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी चल रही है तो उसमें इस तरह के डिसऑर्डर्स हरे आ सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है, आपको अंदाजा हो जाएगा। रिकेट से बच्चों में अगर यही मसला होता है, हड्डियों का, टेढ़ी हड्डियों वाला, ठीक है, और बोन पेन, और उसके अलावा डिफॉर्म्ड बोन्स हो, तो उनमें उसको रिकेट्स कहते हैं। देन वी हैव विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, रेफर टू एन अनयूजुअल नी कंडीशन वेयर वन बेंड इनवर्ड एंड द अदर आउटवर्ड। अब ये टेढ़ी टांगे, मतलब जिस तरह एक बंदा वेव कर रहा है ना, उसकी टांगे वेव करती हैं। दोनों टांगों के एक तरफ या दाहिनी दाई तरफ या बाई तरफ जो है रुख होता है, ठीक है। वो इस तरह वेव, जिस तरह जिसको आप कहते हैं ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, तो उस तरह की टांगे होती हैं, एक तरफ को बेंट हुई हैं। Sebaceous deformity, the lower leg curves significantly forward. The tibia and fibula are two lower leg bone that, along with the bone, form a joint. बेसिकली लोअर लेग जो है वो आगे को हुई होती है। तो ये डिफरेंट डिफॉर्मिटीज हैं, आपकी स्लाइड्स में नहीं है, मेरे वाले में थी, तो इस वजह से मैं आपको कंफर्म करने को कहा था कि आप काइंडली ये देख लीजिएगा कि बेसिकली ये आपके आपके और मेरे नोट्स के अंदर डिफरेंस क्या, ठीक है। टॉक्सिसिटी होती है कि अगर 2000 mg से अबव खा लिया जाए तो फिर क्या इशू होता है। उसमें फिर ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, किडनी, किडनी के अंदर जिसने एक्सक्रीट करना है कैल्शियम को, इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अगर किडनी बहुत ज्यादा एक्सक्रीट कर रही है तो इसके भी चांसेस हैं कि वहां पे ये कैल्शियम स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज बोन रिस्क फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंटेक। देखो, बहुत ज्यादा कैल्शियम का हाई इंटेक भी क्या करवा रहा है, बोन फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? बेसिकली होता ही है कि मैं अब इसको जल्दी बताता हूँ कि जब आप पूरी जिंदगी हाई कैल्शियम खा रहे हो, तो उस कैल्शियम को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने के लिए बेसिकली बोन्स हैं। अब बोन्स के अंदर दो सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। अब जो क्लास्ट है वो बोन तोड़ेगा, मतलब सेल्स को तोड़ता है, फिर ही कैल्शियम उसके अंदर जाएगा ना।
फिर यानी कि बोन ग्रोथ होगी, फिर ओस्टियोब्लास्ट काम करेगा, ओस्टियोक्लास्ट काम करेगा, फिर ओस्टियोब्लास्ट काम करेगा। इस तरह चीजें बेसिकली चलती हैं। तो इस तरह यहाँ भी जो रीजन उसकी ये है कि जब बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक करते हैं, तो ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट की ओवर एक्टिविटी की वजह से एक टाइम आता है कि ये सेल एग्जॉस्ट कर जाते हैं, मतलब अपनी एक्टिविटी कर करके थक जाते हैं, इनसे मजीद एक्टिविटी होती नहीं है। अब जैसे ओल्ड एज आती है तो उस केस में फिर क्या होता है कि बॉडी ये सेल्स अब उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, वो बोन्स ओल्ड एज में उसको मेंटेन रखने में क्या करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर बोन फ्रैक्चर्स के रिस्क जो है वो क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं तो डेफिनेटली ये अदर जो आपके मिनरल्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हिंड्रेंस काज करता है। ओस्टियोब्लास्ट स्पेशल सेल हैं जो कि बेसिकली मिनरलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। दिस वर्क इन द ओस्टियोक्लास्ट विच रीजॉर्ब बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली पहले ओस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ देगा, खुरच देगा, और फिर ओस्टियोब्लास्ट नए कैल्शियम को नए सेल्स के साथ मिला के वहां पे लगा देगा, प्लस्तर कर देगा। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा कैल्शियम खाओगे बहुत ज्यादा इनकी ओवर वर्किंग हो जाएगी, और जब एक स्पेसिफिक स्टेज आएगी उसके बाद तो ये थक जाएंगे, तो ये मजीद उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब 2-4 साल 3-4 साल बाद जब बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा, तो उसमें फिर बॉडी जो है वो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हाई कैल्शियम इंटेक अबव 2000 mg पर डे कैन बी टॉक्सिक। वो बोन्स किडनी स्टोन्स भी करवा रही है आपको, उसके अलावा ये डिफरेंट इश्यूज भी करवा रहे हैं। किडनी स्टोन्स वाला ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। किडनी स्टोन्स को हम नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, और नेफ्राइटिस भी हो सकता है, हाइड्रोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। नेफ्राइटिस होता है कि अगर ये स्टोन्स किडनी के अंदर रहें और जो है ना नुकीले हों, तो ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन का लफ्ज आएगा वहाँ एक लफ्ज आता है आइटिस, AITIS, आइटिस। तो नेफ्राइटिस का मतलब है कि नेफ्रॉन जो किडनी का बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्राइटिस नेफ्राइटिस हो जाएगा। ये फर्दर एक उसकी एक फर्दर कंडीशन है, इसमें वाटर एक्युमुलेशन भी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। थर्ड जो डिटेल है वो हमारी बोन रीमॉडलिंग है। ये बेसिकली वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, और इसके अंदर ये लाइफ लॉन्ग सॉरी प्रोसेस है जहाँ मेच्योर बोन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव हो रही होती है स्केलेटन से, और वहाँ नई नई बोन्स बन रही होती हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द न्यू कैल्शियम। और इसके अंदर रीशेपिंग रिप्लेसमेंट ऑफ बोन्स, आपको पता होता है कि अगर कोई इंजरी हो जाए तो बोन इज अ पार्ट जो कि रिकवर कर जाता है और वापस जुड़ जाती है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द कैल्शियम एंड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, वी हैव सम few minutes left. Okay, but that was all from my side. If you have any question, you can ask me in the comment box or in the WhatsApp group. Thank you so much for being with